देखिए, कल लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे थे सेक्शन 211। और सेक्शन 211 के अंदर मैंने आपको थोड़ा बेसिक बता दिया था कि इसमें दो ऑफेंसेस होते हैं सेक्शन 211 के अंदर। पहला ऑफेंस था कि किसी के ऊपर फॉल्स क्रिमिनल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट करना, और दूसरा था कि किसी के ऊपर फॉल्स चार्ज लगाना। एंड द बेसिक डिफरेंस वाज दैट कि अगर किसी पे आपने फॉल्स चार्ज लगाया है तो यह जरूरी नहीं है कि उस पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको समझाई थी। पनिशमेंट में कुछ डिफरेंस था ऑन द बेसिस ऑफ ऑफेंस। ऑफेंस के हिसाब से अगर देखो तो पनिशमेंट में काफी डिफरेंस भी थे। डिफरेंस ये था कि अगर आपने किसी पे फॉल्स चार्ज लगाया या आपने किसी पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट करी, और अगर वो फॉल्स चार्ज या वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है वो किसी ऐसे ऑफेंस के लिए है जिसमें डेथ पनिशमेंट हो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो, या 7 ईयर से मोर इम्प्रिजनमेंट हो, तो वहां पे आपको सेक्शन 211 में 7 साल तक की सजा मिलेगी और साथ में फाइन भी लगेगा। मतलब 7 साल तक की सजा आपको मिलेगी कब? जब आपने सामने वाले के ऊपर जो फॉल्स चार्ज लगाया या क्रिमिनल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट करी, उसकी सजा 7 साल से ज्यादा या 7 साल हो, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो, या डेथ पेनल्टी। और अगर बाकी किसी छोटे ऑफेंस के लिए आपने उसके ऊपर फॉल्स चार्ज लगा दिया 7 साल से कम सजा वाले, तो उसमें आपको 2 साल तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, फाइन भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। बड़ी बेसिक सी चीज थी, इसको आप समझ लो, बैरेट के अंदर लिखा हुआ है वो। उसके बाद केस लॉ बताता हूं मैं आपको, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। मेयर मेकिंग ऑफ अ फॉल्स चार्ज इज पनिशेबल अंडर द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेक्शन। Mere making of the false charge is punishable under the first part of this section. If a case gets no further than a police inquiry, it falls within that part. But under the second part, there should be an actual institution of criminal proceeding on a false charge. ये देखिए, मैं जो आपको कल समझा रहा था कि आपने किसी के ऊपर झूठा आरोप लगाया, तो वो इस सेक्शन का फर्स्ट पार्ट वाला ऑफेंस है। फर्स्ट पार्ट वाला ऑफेंस यानी कि देखिए, आप बेयर एक्ट में देखेंगे तो फर्स्ट पार्ट क्या है कि आपने किसी के ऊपर फॉल्स चार्ज लगाया, किसी के ऊपर झूठा आरोप लगाया, झूठा आरोप लगा दिया, वो भी ऑफेंस है सेक्शन 211 के अंदर। और आपने जो झूठा आरोप लगाया, उस झूठे आरोप के बेस पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग उस पर्सन के अगेंस्ट शुरू हो गई, ये भी ऑफेंस है। तो अगर आपने सिर्फ फॉल्स चार्ज लगाया और उस फॉल्स चार्ज के अलावा उस केस में आगे कुछ नहीं हुआ, बस पुलिस इंक्वायरी हुई, उसके बाद उसमें कुछ नहीं हुआ, तो भी आपने ऑफेंस कर दिया फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेक्शन। लेकिन अगर आपने फॉल्स चार्ज लगाया, उसकी पुलिस इंक्वायरी हो गई, और पुलिस इंक्वायरी होने के बाद क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी इंस्टीट्यूट हो गई, तो फिर सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सेक्शन, तो सेकेंड पार्ट वाला आपने ऑफेंस किया है। खैर, यहां पे पनिशमेंट तो अगर आप देखोगे तो वो थोड़े से डिफरेंसेस के साथ है। आप सेक्शन 211 को देखोगे, आप बेरेट के अंदर, तो आपको दो पार्ट दिख रहे हैं उसके अंदर, एक फर्स्ट पैराग्राफ और एक सेकंड पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है? इंस्टीट्यूट और कॉजेस टू बी इंस्टीट्यूट एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट दैट पर्सन और फॉल्सली चार्ज दैट पर्सन। और सेकंड में क्या लिखा है? एंड इफ सच क्रिमिनल प्रोसीडिंग बी इंस्टीट्यूटेड ऑन अ फॉल्स चार्ज ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ। यानी कि यहाँ पे जो दो बाइफर्केशन है, वो दो बाइफर्केशन सजा के डिफरेंसेस में है कि आपने फॉल्स चार्ज जो लगाया है, जो आपने क्रिमिनल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट करी है वो किस ऑफेंस के लिए है, यानी उस ऑफेंस की इंटेंसिटी क्या है। ठीक है, ये बात। बट एक चीज समझना, अगर सिर्फ फॉल्स चार्ज लगाया है तो वो फॉल्स चार्ज लगाने की कैटेगरी में आएगा, और अगर फॉल्स चार्ज के कारण क्रिमिनल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट हो गई है तो वो उस कैटेगरी में आएगा। और अगर वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग 7 साल से ज्यादा या 7 साल तक की सजा वाले ऑफेंस के लिए हुई है, तो आपको भी सजा 7 साल की मिल सकती है, और साथ में फाइन भी लगाया जा सकता है। ठीक है, अब एक होता है फॉल्सली चार्ज करना और एक होता है फॉल्स एविडेंस देना। इस सेक्शन में हम क्या कर रहे हैं? इस सेक्शन में हम फॉल्सली चार्जिंग कर रहे हैं, किसी के ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं। झूठा आरोप लगाना और झूठा एविडेंस देना, इन दोनों में फर्क होता है। To falsely charge must refer to the criminal or initial accusation putting or seeking to put in motion the machinery of criminal investigation, and not when seeking to prove the false charge by making deposition in support of the charge framed in that trial. अगर किसी पे फॉल्स चार्ज आप लगाते हो तो उसका मतलब कि वो एक इनिशियल एक्यूसेशन है, यानी इनिशियली आप किसी के ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हो ताकि उस व्यक्ति के ऊपर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो, पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेशन करे, इंक्वायरी करे, और सब कुछ हो जाए, उसके बाद उसके ऊपर एक केस लग जाए। मतलब किसी को फॉल्सली चार्ज करने का मतलब है कि वो ट्रायल शुरू होने के पहले की बात, इनिशियल एक्यूसेशन है जो कि मशीनरी को स्टार्ट कर दे, इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट कर दे। लेकिन फॉल्स एविडेंस देना
ये ट्रायल के वक्त होता है। ट्रायल के वक्त किसी व्यक्ति को गलत प्रूफ करने की कोशिश करना या किसी के ऊपर झूठा एविडेंस देके उसको गलत साबित करने की कोशिश करना, जब आप ट्रायल के वक्त ये चीज करते हो तो इसको फॉल्स एविडेंस देना कहा जाता है। तो इज द डिफरेंस बिटवीन गिविंग फॉल्स एविडेंस एंड फॉल्सली चार्जिंग। उसके बाद सीआरपीसी का सेक्शन 162 होता है। सीआरपीसी का सेक्शन 162 जो है वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होते हैं। मैंने आपको कल भी एक बताया था सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी, जिसमें पुलिस आपसे कुछ स्टेटमेंट लेती है। मैंने कहा था आपको कि पुलिस आपसे जो स्टेटमेंट लेती है, अगर आप उन स्टेटमेंट में कुछ झूठ भी बोल देते हो, फॉल्स भी दे देते हो, तो आप कोई ऑफेंस नहीं करते, बिकॉज आपके पास छुपाने का वहां पर राइट होता है, राइट। तो इस वाले केस में सेक्शन 161 में लिखा है, इन आंसर टू क्वेश्चंस पुट बाय पुलिस ऑफिसर्स मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 161 कैन नॉट बी मेड द बेसिस ऑफ प्रोसिक्यूशन अंडर दिस सेक्शन। यानी कि अगर कोई व्यक्ति को पुलिस ने बुलाया है इन्वेस्टिगेशन करवाते वक्त और उससे कुछ सवाल जवाब पूछे सेक्शन 161 में, और उस व्यक्ति ने सेक्शन 161 में अगर कुछ जवाब ऐसा दिया है जिससे कि ये पता पड़ता हो कि किसी व्यक्ति ने ऑफेंस किया, ये सपोज करो पुलिस ने मुझे बुलाया सेक्शन 161 में मुझसे पूछताछ करने के लिए, तो मैंने पूछताछ में आपके ऊपर बिना मतलब का चार्ज लगा दिया कि सर मैंने तो देखा था ये इनने मर्डर किया था, मैंने फॉल्स चार्ज लगा दिया, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है कि आंसर टू क्वेश्चंस पुट बाय पुलिस ऑफिसर्स मेकिंग इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 161 कैन नॉट बी मेड द बेसिस ऑफ प्रोसिक्यूशन अंडर दिस सेक्शन। उसको सेक्शन 211 का बेसिस नहीं बना सकते। यानी हम उस विटनेस को, मुझको, मैंने पुलिस को बोला था ना कि इनने ऑफेंस किया है, वो मुझको नहीं, मेरे ऊपर इस ग्राउंड पे सेक्शन 211 का चार्ज नहीं बना सकते। यानी सिंपल सी बात है कि अगर किसी के ऊपर आप फॉल्स चार्ज लगाते हो तो आप खुद इंडिपेंडेंटली पुलिस स्टेशन जाओ, वहां पे झूठी कंप्लेन करो, वहां पे झूठा बताओ कि इस व्यक्ति ने मेरे भाई का मर्डर किया है, या इस व्यक्ति ने मेरे इस रिश्तेदार का मर्डर किया है, चोरी की है, ऐसे करके झूठा चार्ज लगाओ। और झूठे चार्ज के बाद पुलिस जब वहां पे इन्वेस्टिगेशन करेगी और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर उस इंसान के ऊपर केस बना लेती है तो आप सेक्शन 211 के लिए लायबल रहोगे। लेकिन पुलिस ने आपको बुला के आपसे विटनेस के रूप में कुछ सवाल पूछे और आपने वहां पे किसी के ऊपर झूठा आरोप लगा दिया उन जवाब में, तो आपके ऊपर सेक्शन 211 अप्लाई नहीं होगा। क्योंकि सवाल जवाब में, पुलिस के सवाल जवाब में आप कुछ भी बोल सकते हो जो भी आपको पता, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। पर्सन एग्रीव बाय फॉल्स चार्ज इफ ही चूजेस sue in a civil court for damages for malicious prosecution instead of taking criminal proceeding under this section। अब आप इस सेक्शन को इंपॉर्टेंट बना के मार्क कर लो। और क्यों इंपॉर्टेंट बना के मार्क कर लो, देखो उसकी एक वजह बताता हूं। हमारे इंडिया में न जाने कितने परसेंट केसेस फ्रॉड होते हैं, फॉल्स होते हैं। जिसने क्राइम किया ही नहीं वो फंसा होता है और जिसने क्राइम किया है वो बाहर होता है। कोई अगर आपके ऊपर फॉल्स चार्ज लगा दे, जो ऑफेंस आपने किया ही नहीं है उसके लिए आपको फंसा दे, आपके ऊपर केस भी चल जाए, तो आपको तो गुस्सा आएगा। तो यू आर द पर्सन हु इज एग्रीड बाय द फॉल्स चार्ज। तो वैसे तो आप उस सामने वाले की सेक्शन 211 में कंप्लेंट कर दो, क्योंकि अपन सेक्शन 211 ही पढ़ रहे हैं। तो ये एक रेमेडी है, ये एक रेमेडी है उस इंसान के ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट करने की जिसने आपको फॉल्स चार्ज में फंसाया है। यानी जिस पर्सन ने आपके ऊपर फॉल्स चार्ज लगाया है, आप उस पर क्रिमिनल एक्शन ले सकते हैं सेक्शन 211 ऑफ आईपीसी में। लेकिन दिस इज नॉट द ओनली रेमेडी दैट यू हैव। अगर आप क्रिमिनल रेमेडी नहीं यूज करना चाहते तो आप उसके लिए सिविल कोर्ट में भी सूट फाइल कर सकते हो फॉर द डैमेजेस फॉर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। क्योंकि उसने आपके ऊपर एक फॉल्स चार्ज लगाया है, आपकी रेपुटेशन खराब हुई है, आपका समय बर्बाद हुआ है, आपका काम इफेक्ट हुआ है, तो आप उससे डैमेज क्लेम कर सकते हो सिविल कोर्ट में सूट फाइल करके। तो वो आपकी सिविल रेमेडी हो जाएगी, रिकवरी ऑफ डैमेजेस, कंपनसेशन फॉर डैमेजेस। तो याद रखना सेक्शन 211 इज अ रेमेडी फॉर अ पर्सन हु इज एग्रीव्ड बाय फॉल्स चार्ज। फॉल्स चार्ज शुड बी मेड टू अ कोर्ट और ऑफिसर हैविंग जुरिस्डिक्शन टू इन्वेस्टिगेट। एक सवाल ये भी उठता है कि जो फॉल्स चार्ज लगाया जाता है, जो झूठा आरोप लगाया जाता है, वो कहाँ लगाया जाएगा? या तो किसी कोर्ट के सामने लगाया जाएगा या फिर किसी ऐसे ऑफिसर के सामने लगाया जाएगा जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन करने का जुरिस्डिक्शन होगा, जैसे कि पुलिस। सपोज करो कि अगर मैंने आपके ऊपर फॉल्स चार्ज किसी और व्यक्ति के सामने जाकर, किसी मेरे दोस्त के सामने जाकर लगा दिया, तो मैं ऑफेंस थोड़ी कर रहा हूँ, मैं अपने फ्रेंड को बता रहा हूँ कि आपने मर्डर कर दिया, जबकि आपने मर्डर किया ही नहीं, मैंने फॉल्स चार्ज लगाया आप पे। पर मैं बता किसको रहा हूँ? अपने फ्रेंड को बता रहा हूँ ना। मेरा फ्रेंड ना तो कोर्ट है,
ना मेरा फ्रेंड कोई ऐसा ऑफिसर है जिसके पास इन्वेस्टिगेशन करने का जुरिस्डिक्शन है। तो इसका मतलब कि मैं यहाँ पे ऑफेंस नहीं कर रहा हूँ सेक्शन 211 का। मैं यहाँ पे ऑफेंस कब करता, जब मैं कोर्ट को जाके ये बताता कि आपने मर्डर किया है जबकि आपने किया ही नहीं, या फिर मैं पुलिस को जाके बताता कि आपने मर्डर किया है, या फिर सीबीआई वालों को जाके बताता, क्योंकि सीबीआई के पास भी इन्वेस्टिगेशन करने की पावर होती है। तो फॉल्स चार्ज जो है वो कहाँ लगाया जा रहा है ये भी मैटर करता है। पनिशमेंट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर 7 साल से कम का इम्प्रिजनमेंट वाला ऑफेंस में आप सामने वाले को फंसाओगे तो आपको 2 साल तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, फाइन हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने सामने वाले पे फॉल्स चार्ज लगाया और उसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट हो गई, और उसके ऊपर जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट हुई है उसमें डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 7 या 7 से ज्यादा साल की सजा है, तो आपको भी 7 साल की सजा प्लस फाइन। या अब यहाँ पे और का सवाल खत्म हो जाएगा, 7 साल तक की सजा तो आपको कंपलसरी मिलेगी मिलेगी, साथ में फाइन भी कंपलसरी लगाया ही जाएगा। चलिए सेक्शन 211 यहीं पे कंप्लीट होता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से पुलिस बिना वारंट के आपको यहाँ पे अरेस्ट नहीं कर सकती, कॉग्निजेंस नहीं ले सकती। और दूसरा कि ये एक बेलेबल ऑफेंस है, इसमें आपको बेल एज अ मैटर ऑफ राइट मिल जाती है। नॉन कंपाउंडेबल है, जिसके ऊपर फॉल्स चार्ज लगाया है आप उससे सेटलमेंट भी नहीं कर सकते। चलिए सेक्शन 212 पे आ जाते हैं, हार्बरिंग ऑफेंडर। अब देखिए हार्बरिंग वर्ड और हार्बरिंग से रिलेटेड ऑफेंस आपने अभी तक आईपीसी में 3-4 जगह पढ़ ली। हार्बरिंग का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्बरिंग? एनीवन? सर वैसे तो हार्बरिंग का लिटरल मीनिंग होता है पालना, बट यहाँ पे हार्बरिंग का मतलब ये होगा कि उसे स्थान देना अपने घर के अंदर, या फिर मतलब छुपाना एक तरीके से कि किसी भी प्रीमाइसेस के अंदर। छुपाना। और आईपीसी के किस सेक्शन के अंदर इसको डिफाइन किया गया है? हार्बर का मतलब 52A। ठीक है, ये याद रखिएगा, एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप ऑफेंडर को हार्बर कर रहे हो। ऑफेंडर का मतलब होता है अपराधी जो कोई अपराध करके भागा हो, आपने उसको अपने घर में छुपा लिया। तो जब भी कोई ऑफेंस कमिट होता है, देखो एक और चीज समझना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हार्बरिंग ऑफेंडर, आप किसको छुपा रहे हो अपने घर में? आप किसको जगह दे रहे हो अपने घर में पुलिस से बचाने के लिए? आप जगह दे रहे हो एक ऑफेंडर को। अब आप समझो ऑफेंडर होता कौन? ऑफेंडर वो होता है जो कोई ऑफेंस करके भागा हो। सो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन की एक ऑफेंस होना चाहिए। द फर्स्ट ingredient is the offense must have been committed, that is the offense must have been completed। ऐसा ना हो कि उस ऑफेंस का अभी प्रिपरेशन ही चल रहा हो और आप किसी को छुपा रहे हो, तो आपके ऊपर सेक्शन 212 नहीं लगेगा। क्योंकि सेक्शन 212 की एप्लीकेबिलिटी तभी एक्टिव होती है जब ऑफेंस कमिट हो चुका होता है, क्योंकि जब ऑफेंस कमिट हो चुका होता है तभी वो ऑफेंस करने वाला इंसान ऑफेंडर कहलाता है। तो ऑफेंस तो कमिट हो जाना चाहिए। दूसरी चीज, whoever harbor or conceal a person whom he knows or has reason to believe to be the offender। आपने उस व्यक्ति को हार्बर किया, आपने उस व्यक्ति को कंसील किया जिसको आप जानते हो कि वो ऑफेंस करके आया है, या आपके पास रीजन टू बिलीव है कि वो एक ऑफेंस करके आया है। You know that he has committed an offense or you have reason to believe that he have committed an offense। ये दोनों चीजें हो सकती है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो आप उसको छुपा रहे हो। तीसरा, the accused knows or has reason to believe that such harbored or concealed person is the offender। accused यानी कि हम बात कर रहे हैं सेक्शन 212 के accused की, यानी कि जो छुपा रहा है ना, हम उसको accused बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जो ऑफेंस करके आया उसको तो हम ऑफेंडर बोल रहे हैं। तो ऑफेंडर वो जो ऑफेंस करके आया, और accused वो जो ऑफेंडर को छुपा रहा है। और चौथी चीज, देयर मस्ट बी एन इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ accused टू स्क्रीन द ऑफेंडर फ्रॉम लीगल पनिशमेंट। और हम उस ऑफेंडर को छुपा क्यों रहे हैं? हम उस ऑफेंडर को छुपा रहे हैं सिर्फ उसको लीगल पनिशमेंट से बचाने के लिए, टू स्क्रीन द ऑफेंडर फ्रॉम लीगल पनिशमेंट। उसको लीगल पनिशमेंट ना मिले इसलिए हम उसको अपने घर में छुपा रहे हैं, अपने पास छुपा रहे हैं, ताकि वो पुलिस की पकड़ाई में ना आए। अब ऑफेंडर इज अ पर्सन हु हैज कमिटेड द क्राइम। द वर्ड ऑफेंडर हैज नॉट बीन डिफाइंड इन आईपीसी। It does not apply to harboring of person not being criminals who merely abscond to avoid or delay a judicial investigation। अच्छा एक और चीज, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्रिमिनल्स नहीं होते, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्रिमिनल्स नहीं होते हैं, बट उनके ऊपर कोई जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन चल रहा होता है, उनके ऊपर कोई जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन चल रहा होता है। तो वो उस जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन को अवॉइड करने के लिए, या उस जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन में बाधा उत्पन्न करने के लिए, डिले करने के लिए अपने आप को छुपा लेते हैं, भाग जाते हैं, एब्सकॉन्ड हो जाते हैं। ऐसे किसी इंसान को अगर आपने छुपा लिया, हार्बर कर लिया, अपनी शरण में रख लिया, तो आपने सेक्शन 212 का ऑफेंस नहीं किया,
क्यों नहीं किया सेक्शन 212 का ऑफेंस आपने? क्योंकि सेक्शन 212 के ऑफेंस के लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट क्या था कि आप जिसको छुपा रहे हो, जिस ऑफेंडर को आप छुपा रहे हो, उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है। तो ये सबसे पहला इंग्रेडिएंट है। तो मैं कह रहा हूं कि जो व्यक्ति क्रिमिनल है ही नहीं, जो व्यक्ति ऑफेंस करके भागा ही नहीं, लेकिन उसके ऊपर किसी तरह का जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अगर आप उसको अपने घर में छुपा रहे हो, तो आप एक ऑफेंडर को अपने घर में थोड़ी छुपा रहे हो, तो आप सेक्शन 212 का ऑफेंस नहीं कर रहे हो। और हमेशा की तरह यहाँ पे फिर से एक एक्सेप्शन आएगा कि ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता है जहां पे एक वाइफ अपने हस्बैंड को हार्बर करती है या एक हस्बैंड अपनी वाइफ को हार्बर करता है। ये हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन हमेशा हार्बरिंग वाले ऑफेंस में एक्सेप्शन बन के बैठा होता है, क्योंकि पति पत्नी का ये कर्तव्य होता है ना, एक दूसरे का साथ देना बुरे वक्त में। तो चाहे फिर वो ऑफेंडर ही क्यों ना हो, वो अगर आपके पीछे पुलिस पड़ी है, आप एक ऑफेंडर हो, पत्नी आपको अपने घर में घर, अपना घर क्या होता है, उनका तो एक ही घर होता है, वो छुपा सकती है। वहां पे एप्लीकेबिलिटी नहीं होती इस एक्सेप्शन की, ठीक है, यानी इस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी होती ही नहीं है, सेक्शन 212 का ऑफेंस कहलाता ही नहीं है, ठीक है। पनिशमेंट की बात करें इसकी, तो पनिशमेंट देखो इसमें अलग अलग तरह की दी हुई है। वो जो ऑफेंडर भागा है, जिस ऑफेंडर को आपने घर में छुपाया है, उस ऑफेंडर ने ऑफेंस क्या किया, सवाल ये उठता है। उसने जो ऑफेंस किया है, उस ऑफेंस की इंटेंसिटी के हिसाब से आपको पनिशमेंट मिलेगी। यानी कि अगर आपने अपने घर में किसी ऐसे ऑफेंडर को छुपाया है जो कि कैपिटल पनिशमेंट वाला है, यानी कि वो मर्डर करके भागा है या रेप करके भागा है, जो कि कैपिटल पनिशमेंट वाले ऑफेंस होते हैं, ऐसे व्यक्ति को आप अपने घर में छुपाओगे तो आपको छुपाने के लिए 5 साल तक का इंप्रिजनमेंट मिल सकता है और साथ में एडिशनल फाइन भी लगाया जाएगा। और वाली बात नहीं है, एंड वाली बात है, 5 साल तक का इंप्रिजनमेंट और फाइन। और अगर आपने जिस व्यक्ति को छुपाया है, अगर उसने लाइफ इंप्रिजनमेंट वाला ऑफेंस किया है या फिर 10 साल तक की इंप्रिजनमेंट वाला ऑफेंस किया है, 10 साल तक की इंप्रिजनमेंट वाले ऑफेंस का मतलब आप लोग क्या समझते हो? इसमें लिखा है विद इंप्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 10 years। विच में एक्सटेंड टू 10 years, इसका क्या मतलब होता है, कोई मुझे बताएगा? ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज होती है, सबको समझ नहीं आती एकदम से। विच में जो सजा है वो 10 साल तक जा सकती है, मतलब मैक्सिमम उसको हम 10 years तक कर सकते हैं, और 10 साल से कम की भी। मतलब इसके अंदर आप कहोगे वो भी आ सकता है सर जिसको 1 साल की सजा मिली है? सर लाइन कौन सी पढ़ा रहे हो, एक बार लाइन आप देखिए, इफ पनिशमेंट विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विथ इम्प्रिजनमेंट, जो 212 का थर्ड पैराग्राफ है, थर्ड हाँ पैराग्राफ तो को आप सर सब लोग एक बार रीड कीजिए। हाँ सर आ जाएगा, 1 साल वाला आ जाएगा। जाएगा। अब आप देखिए, यस आप उसका फोर्थ पैराग्राफ पढ़िए। 1 2 3 4 और थर्ड पैराग्राफ तो की, इसका मतलब और थर्ड पैराग्राफ की जो फोर्थ लाइन है, थर्ड और फोर्थ लाइन, एक बार वो भी पढ़िए। बताऊं सर मैं? हाँ बताइए। सर इसके अंदर जो थर्ड पैराग्राफ है सर, इसके अंदर आएगा 1 साल से लेके 10 साल तक का जो ऑफेंस है सर वो आएंगे इसके अंदर। और सर जो ठीक है। सजा होगी उसे सर वो 3 साल तक की हो सकती है किसी भी डिस्क्रिप्शन की, और साथ ही साथ उसके ऊपर फाइन भी। और ठीक सर है। जो फोर्थ पैराग्राफ है सर, फोर्थ पैराग्राफ के अंदर ये लिखा हुआ है एक्सटेंड टू 1 years नॉट टू 10 years। यानी कि वो जो ऑफेंस होगा वो सिर्फ 1 साल तक का ही हो सकता है, यानी कि मैक्सिमम इसके अंदर 1 साल तक का ही होगा सर। ठीक है। ये चीज समझ लेना अच्छे से कि जब उनने कहा है ना कि इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 10 years, जब उनने 10 years की बात करी, तो उस 10 years वाले में वो सारे ऑफेंसेस आ गए जहां पे आपको आईपीसी के अंदर सजा विच में एक्सटेंड टू 10 years लिखी होती है। यानी आईपीसी के अंदर जितने भी ऑफेंसेस है जिसमें सजा एक्सटेंड टू 10 years लिखी है, 10 years लिखी है, 10 years लिखी है, वो सब इसमें आ गए, ठीक है। और फोर्थ पैराग्राफ में आईपीसी के हर वो ऑफेंस आ गए जिसमें सजा विच में एक्सटेंड टू 1 year लिखी है, ठीक है। ये चीज समझना। और देखो ये जो पनिशमेंट वाली चीजें है ना, इसको तो डायरेक्ट से ही याद कर लेना, क्योंकि हर ऑफेंस की पनिशमेंट याद करने की जरूरत नहीं होती है, पनिशमेंट से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी थ्योरेटिकल चीज है कि इसको तो आप जब जज बन जाओगे तो उसके बाद भी डायरेक्ट में देख के सजा दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, किसी को याद नहीं होता है, मेन मेन ऑफेंस की याद रखना है, हर किसी की याद नहीं रखना है। तो इसमें मैंने आपको क्या बता दिया कि कैपिटल पनिशमेंट वाला ऑफेंस अगर होता है, उसको आप ऑफेंडर को छुपा रहे हो, तो आपको 5 साल तक का इंप्रिजनमेंट मिल सकता है, फाइन भी लगाया जाएगा। अगर लाइफ इंप्रिजनमेंट वाला है या फिर नॉर्मल इंप्रिजनमेंट वाला है, तो उस केस में जो आपकी सजा है और जो 10 साल तक की एक्सटेंड होने वाली सजा है, उसमें आपको मिलेगा 3 साल तक की सजा और साथ में फाइन भी लगाया जाएगा।
और जो 1 साल तक एक्सटेंड हो सकते हैं लेकिन 10 साल तक एक्सटेंड नहीं होंगे, यानी विच में एक्सटेंड टू 1 year एंड नॉट टू 10 years shall be punished with imprisonment which may extend to 1/4 part of the longest term of imprisonment। उस केस में वो जो भी सजा आपको होगी उसका जो लॉन्गेस्ट पार्ट होगा, उस ऑफेंस में जो भी लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द सजा होगी उसका 1/4 पार्ट कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। और साथ में या तो फाइन भी लगाया जा सकता है या दोनों भी किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम आते हैं सेक्शन 213 पे। सेक्शन 213 इज टेकिंग गिफ्ट एटसेट्रा टू स्क्रीन एन ऑफेंडर फ्रॉम पनिशमेंट। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हम कोई गिफ्ट वगैरह या कोई ग्रेटिफिकेशन वगैरह या कोई चीज, कोई वस्तु हम ले रहे हैं ताकि हम ऑफेंडर को पनिशमेंट से बचाने की कोशिश कर सकें। इसके पिछले सेक्शन में तो हमने ऑफेंडर को बचाने के लिए उसे अपने घर में ही छुपा लिया था या उसे हमने छुपा लिया था कहीं पे, बट हम इस केस में उससे गिफ्ट ले रहे हैं कि चल तू हमको गिफ्ट दे दे, हम तेरा नाम नहीं बताएंगे, तो हमें गिफ्ट दे दे तो हम तुझे पनिशमेंट से बचा लेंगे। उपहार वगैरह लेना, सेक्शन 213, यानी इस तरह से आप क्या कर रहे हो आप उससे गिफ्ट लेके उसके साथ क्राइम की कंपाउंडिंग कर रहे हो, एक एग्रीमेंट कर रहे हो आप उसके साथ कि तू हमें गिफ्ट देगा तो हम तेरे बारे में किसी को बताएंगे। सो द कंपाउंडिंग ऑफ अ क्राइम बाय सम एग्रीमेंट नॉट टू ब्रिंग द क्रिमिनल टू जस्टिस if the property is restored or a pecuniary or other gratification is given is the offense punished by this and the following sections। अभी आगे आने वाले कुछ एक दो सेक्शंस और हैं, वो भी आपको गिफ्ट के बारे में ही बताएंगे, यानी 213, 14 एंड 15। तो ये सेक्शन 213 में आ गई बात गिफ्ट की। अब इंग्रेडिएंट क्या होते हैं ये समझना। इंग्रेडिएंट, सबसे पहला इंग्रेडिएंट, अ पर्सन एक्सेप्टिंग और अटेम्प्टिंग टू ऑब्टेन। एक्सेप्टिंग यानी कि उसने गिफ्ट ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया। दूसरा, अटेम्प्टिंग टू ऑब्टेन एनी ग्रेटिफिकेशन और रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी फॉर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन, यानी इसमें गिफ्ट लेना तो इंग्रेडिएंट होता ही है, साथ में गिफ्ट लेने की कोशिश करना भी एक इंग्रेडिएंट हो सकता है, या अपने लिए कोई प्रॉपर्टी लेना सामने वाले से, या अपने किसी पहचान वाले के लिए या किसी और पर्सन के लिए कोई प्रॉपर्टी लेना सामने वाले से, एक्यूज्ड से। ये चारों इंग्रेडिएंट हो सकते हैं, चारों में से कुछ भी हो सकता है। यानी ये मत सोचना कि जब गिफ्ट ले लेंगे तभी इंग्रेडिएंट बनेगा, नहीं, गिफ्ट ले लेंगे वो एक अलग चीज है, गिफ्ट लेने की कोशिश भी कर रहे हैं तो भी इंग्रेडिएंट बन चुका है। दूसरा, चलो गिफ्ट ले लिया या गिफ्ट लेने की कोशिश कर ली, पर सवाल उठता है कि लिया क्यों। Such gratification must have been obtained in a consideration of concealing an offense or screening any person from legal punishment for an offense or not proceeding against a person for the purpose of bringing him to legal punishment। अब ये जो आपने गिफ्ट लिया, देखो गिफ्ट लेना बुरी चीज नहीं होती, लेकिन बुरी चीज के लिए गिफ्ट लेना बुरी चीज होती है। आप यहाँ पे गिफ्ट ले रहे थे, आप यहाँ पे गिफ्ट लेने की कोशिश कर रहे थे, आप यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी ले रहे थे, अपने दोस्त के लिए, अपने लिए, किसी के भी लिए ले रहे थे आप प्रॉपर्टी, उससे कोई दिक्कत नहीं, बट वो आप ले रहे थे एज अ कंसिडरेशन, आप एज अ कंसिडरेशन उसको ले रहे थे। अभी कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, बदले के लिए ले रहे थे आप उसको, एक प्रतिफल स्वरूप आप उसको ले रहे थे कि मैं आपको ये दूंगा इसलिए आप मुझे ये दो। तो आप तो उनसे प्रॉपर्टी ले रहे हो, बट आप उनको क्या दे रहे हो, व्हाट यू आर गिविंग टू देम इन कंसिडरेशन, यू आर कंसीलिंग एन ऑफेंस। आप एक ऑफेंस छुपा रहे हो इसलिए आप सामने वाले से गिफ्ट ले रहे हो, या आप उसको लीगल पनिशमेंट से बचाने के लिए गिफ्ट ले रहे हो, या आप उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग नहीं करने के लिए गिफ्ट ले रहे हो। देखो उसने ऑफेंस किया है आपके साथ, तो आपको उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन आप क्या कर रहे हो, उससे गिफ्ट लेके कार्रवाई कर ही नहीं रहे, मतलब छोड़ यार। तो ये तीनों चीजें देखो आप, गिफ्ट लेना, गिफ्ट लेने की कोशिश करना, कोई भी ग्रेटिफिकेशन लेना, प्रॉपर्टी लेना, अपने लिए लेना या अपने वाले के लिए किसी के लिए लेना, चारों हो सकता है। और ये जो ग्रेटिफिकेशन लिया है ये एज अ कंसिडरेशन लिया है, और ये कंसिडरेशन तीन चीजों का हो सकता है, किसी ऑफेंस को छुपाने के लिए, ऑफेंडर को छुपाने के लिए, और उस ऑफेंडर के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए। खैर, ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल सिर्फ उन ऑफेंसेस पे है जो कि नॉन कंपाउंडेबल होते हैं,
जो कि नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं। क्योंकि नॉन कंपाउंडेबल का मतलब होता है कि लॉ खुद उन ऑफेंसेस को राजीनामा के लायक नहीं बताता है। किसी ने किसी का मर्डर किया, ए ने बी का मर्डर किया, तो बी मर गया, तो ए जो है वो बी के परिवार वालों से राजीनामा थोड़ी कर सकता कि यार तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे परिवार वाले को मार दिया, तुम ये 10 लाख रखो और माफ कर दो मुझे। ये कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं होते हैं, क्योंकि मर्डर करना वगैरह ये किसी पर्सन के अगेंस्ट ऑफेंस नहीं होता, ये सोसाइटी के अगेंस्ट ऑफेंस होता है। और कंपाउंडेबल ऑफेंस यूजुअली वो ऑफेंस होते हैं जिसमें आप किसी पर्सन के अगेंस्ट ऑफेंस करते हो, सोसाइटी का इतना इंपैक्ट उस पर नहीं पड़ता। तो जिस ऑफेंस को लीगली कंपाउंडेबल बनाया गया है, वहां पे तो अगर आप ये गिफ्ट वगैरह लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि वो कंपाउंडेबल ऑफेंस है। और कंपाउंडिंग देखो कोई भी है ना ह्यूमैनिटी के लिए नहीं करता है, कंपाउंडिंग जो भी करता है पैसे के लिए करता है। अगर कोई ऑफेंस कंपाउंडेबल ऑफेंस है और आप उसमें राजीनामा करना चाहते हो, तो ये मत सोचना कि कंप्लेनेंट आपको ऐसे ही ह्यूमैनिटी के चक्कर में माफ कर देगा, वो पैसे लेगा आपसे तो माफ करेगा आपको। तो जिन ऑफेंसेस की कंपाउंडिंग अलाउड है उसमें तो गिफ्ट वगैरह आप ले लो, उसमें तो सेक्शन 213 का मुद्दा उठता ही नहीं। लेकिन ये सेक्शन अप्लाई सिर्फ वही होता है जहां पे कंपाउंडिंग अलाउड नहीं होती। पनिशमेंट की बात करें तो पनिशमेंट इसमें फिर से आपको देखना पड़ेगी कि आप किस ऑफेंस को छुपाने के लिए गिफ्ट ले रहे हो, या आप किस ऑफेंडर को छुपाने के लिए, उसने क्या ऑफेंस किया है वो देखना पड़ेगा। या तो कैपिटल ऑफेंस हो, या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट या इंप्रिजनमेंट। तो अब देखो अगर कैपिटल ऑफेंस को छुपाने के लिए आप गिफ्ट लेते हो, या कैपिटल ऑफेंस के ऑफेंडर को छुपाने के लिए गिफ्ट लेते हो, तो आपको 7 साल तक का इंप्रिजनमेंट मिलेगा और साथ में फाइन भी लगाया जाएगा। 7 साल तक का इंप्रिजनमेंट प्लस फाइन। अगर आपने लाइफ इंप्रिजनमेंट या इंप्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, इंप्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स का लिया है, तो वहां पे आपको 3 साल तक का इंप्रिजनमेंट हो सकता है, साथ में फाइन भी लगाया जाएगा। और अगर वो ऑफेंस पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट नॉट एक्सटेंडिंग टू 10 ईयर्स, नॉट एक्सटेंडिंग टू 10 ईयर्स का मतलब क्या होता है? नॉट एक्सटेंडिंग टू 10 ईयर्स का मतलब, देखो अब आपको यहां पे ना एक छोटा सा लॉजिक समझना पड़ेगा, एक छोटा सा लॉजिक समझना पड़ेगा। एक ऑफेंस होता है विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, ये एक ऑफेंस है, किसी ऑफेंस में ये सजा लिखी है। और एक ऑफेंस में सजा लिखी है विच में नॉट एक्सटेंड टू 10 ईयर्स। अब एक चीज समझना, जिन ऑफेंसेस में लिखा है कि एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, जिन ऑफेंसेस में लिखा है कि एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, वो सब तो इसके अंदर आ गए। यानी कि जो ऑफेंसेस में सजा लिखी है कि विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, वो इसमें आ गए। और जिन ऑफेंसेस में लिखा है विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर्स, 4 ईयर्स, 3 ईयर्स, 2 ईयर्स, वो सब किस में आ गए? वो सब आ गए इसमें नीचे वाले में। ये जो नॉट एक्सटेंड टू 10 ईयर्स लिखा है ना, इस नॉट एक्सटेंड टू 10 ईयर्स के अंदर कौन कौन से ऑफेंस आ गए? इसके अंदर वो ऑफेंसेस आ गए जिसमें लिखा रहता था कि विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर्स, 5 ईयर्स वाला आ गया इसके अंदर। उसके बाद विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर्स वाला आ गया इसके अंदर, ठीक है। विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर्स वाला आ गया इसके अंदर। ये चीज समझ रहे हो ना आप कि ये ऑफेंस कौन सा है जिसमें लिखा है स्पेसिफिकली कि विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, और ये ऑफेंस कौन सा है जिसमें लिखा है विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर्स। तो आप ये मत सोचना, एक और चीज बताता हूं मैं आपको, विच में एक्सटेंड टू जो 10 ईयर्स लिखा है ना, उसमें भी हो सकता है कि आपको सजा 2 साल की मिल जाए। और जो विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर्स लिखा है ना, हो सकता है उसमें भी सजा आपको 2 साल की मिल जाए। तो आप इस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी के लिए सजा 2 साल की मिली है ये मत देखना, आप इस ऑफेंस की एप्लीकेबिलिटी के लिए जो ऑफेंस आपने वहां पे किया है उसमें सजा का प्रावधान क्या है वो देखना। सजा कितनी मिली उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सजा कितनी देना है ये तो जज का डिस्क्रिशन है। बट ऑफेंस कितना हीनियस है ये कहां से मालूम पड़ता है? ये यहां से मालूम पड़ता है कि उस ऑफेंस को कौन सी कैटेगरी में रखा है, विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स वाली कैटेगरी में रखा है या विच में नॉट एक्सटेंड टू 10 ईयर्स वाली कैटेगरी में रखा है। और नॉट एक्सटेंड टू 10 ईयर्स के अंदर 5, 3, 2, 1, 7 ये सारे वाले एक्सटेंशन आ गए, ठीक है। तो ये याद रखना। और एक्सटेंड टू 10 ईयर्स वाले केस के जो ऑफेंस है उसमें आपको अगर आप गिफ्ट वगैरह लेते हो छुपाने के लिए तो आपको सजा कितनी मिल रही है? आपको उसमें 3 ईयर्स प्लस फाइन लगाया जा रहा है। और जो ये नीचे वाले हैं 5, 3, 2, 1 सारे, इसमें वही वाली बात हो गई, 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट वाली सजा देख लो आप कितनी है और उसका 1/4 आप दे दो, करेक्ट। चलिए
सिंपल सी चीज थी, ये समझ लेना। हाँ, ये चीज अगर नहीं समझ में आए तो उसको कहीं नोट करके रख लेना, बाद में कंफ्यूज मत होना, है ना। ये बिल्कुल क्लियर कर लेना कि विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स का मतलब ये नहीं है कि 5 साल वाले भी उसमें आ गए, 3 साल वाले भी उसमें आ गए, 2 साल वाले भी उसमें आ गए। ये विच में एक्सटेंड टू वर्ड आपको एज इट इज ढूंढना पड़ेगा उन ऑफेंसेस के अंदर जिसकी आप बात कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी चोरी का ऑफेंस बताता हूँ। आप लोग सब अपनी बेरेट में जाइए, सेक्शन 379 खोलिए, बेरेट का पन्ना पलटाओ, सेक्शन 379 खोलो, और सेक्शन 379 में देख के मुझे फटाफट से बताओ कि उसमें कितनी सजा लिखी है। पनिशमेंट फॉर थेफ्ट कितना लिखा है उसके अंदर? इसमें एक्सटेंड टू 3 इयर्स। एक्सटेंड टू 3 इयर्स। अब आप मुझे बताओ कि मैंने जो बोर्ड पे कैटेगरी लिखी है उसमें कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा वो? नॉट ये एक्सटेंडिंग टू 10। विच में एक्सटेंड टू 10 इयर्स किसके अंदर आएगा? विच में नॉट एक्सटेंड टू 10 इयर्स के अंदर। तो इसमें अगर आप किसी चोरी करने वाले व्यक्ति के साथ राजीनामा करते हो बोल के कि मैं तेरी चोरी के बारे में किसी को बताऊंगा नहीं, तो आपको कितनी सजा मिल सकती है उसके अंदर? आपको मिल सकती है 1/4 ऑफ द मैक्सिमम पार्ट, यानी कि 3 साल है ना उसका मैक्सिमम पार्ट, 3 साल का 1/4 कर लो, 36 महीने का 1/4 आप कर लो, कितना होगा? 9, 9 4 36, तो 9 महीने तक की सजा आपको मिल सकती है। ठीक है, ये चीज समझना। ये मत सोचना कि 3 साल की सजा है इसलिए वो विच में एक्सटेंड टू 10 इयर्स वाली कैटेगरी में आएगा, नहीं। विच में एक्सटेंड टू 10 इयर्स वाली कैटेगरी में सिर्फ वही ऑफेंस आएगा जिसमें एक्सटेंड टू 10 इयर्स वर्ड यूज किया हो। ठीक है, चलिए, ये भी हो गया। अब देखिए, आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, सेक्शन 214। सेक्शन 214 है ऑफरिंग गिफ्ट और रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन कंसिडरेशन ऑफ स्क्रीनिंग ऑफेंडर। इसका पिछला सेक्शन जो पढ़ा 213, उसमें आप गिफ्ट ले रहे थे, उसमें रिसीवर को पनिशमेंट मिल रही थी, इसमें डोनर को पनिशमेंट मिलेगी, जो ऑफरर है उसको पनिशमेंट मिलेगी। कुछ भी नहीं है, सेम टू सेम है, बस फर्क इतना सा है कि वहां पे जो गिफ्ट ले रहा था उसको पनिश किया था, यहाँ पे जो गिफ्ट दे रहा है उसको पनिश करेंगे। इंग्रेडिएंट्स, कि आपने किसी को ग्रेटिफिकेशन ऑफर किया है या आपने किसी को प्रॉपर्टी ऑफर की है, और ये जो ऑफर आप उसको कर रहे हो ये कंसिडरेशन के लिए कर रहे हो, और कंसिडरेशन क्या है कि वो ऑफेंस को छुपा ले, वो आपको लीगल पनिशमेंट से बचा ले या आपके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग ना ले। और ये चीज भी उस पर एप्लीकेबल नहीं होगी जो ऑफेंस लॉफुली कंपाउंड हो सकते हैं, यानी जो ऑफेंस कंपाउंड हो सकते हैं उन पे ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। पनिशमेंट आप लोग डायरेक्ट से देख लीजिएगा, सेम टू सेम पनिशमेंट है जैसी मैंने आपको भी बताई है, 7 साल, 3 साल और 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट पार्ट, सेम पनिशमेंट है। बात करते हैं सेक्शन 215, टेकिंग गिफ्ट टू हेल्प टू रिकवर स्टोलन प्रॉपर्टी एटसेट्रा। देखो क्या हुआ कि आपने आपके घर के सामने किसी के घर में चोरी हो गई, आपके ही घर के सामने वो व्यक्ति रहता है, उसके घर में चोरी हो गई, काफी सारा कीमती सामान चोरी हो गया। अच्छा, आप चोर को जानते हो, आप चोर को जानते हो, और आपको ये भी पता है कि किस चोर ने चोरी करी उनके घर में। तो जब वो उसके घर में चोरी का मालूम पड़ा, पूरी सोसाइटी इकट्ठी हुई, तो आपको पता पड़ा कि अरे इसके घर में चोरी हो गई और चोर तो मेरा दोस्त है। तो जब सब लोग चले गए तब आप उसको बोलते हो कि देख भाई, मैं तेरी चोरी का सामान तेरे को वापस दिलवा सकता हूँ, जो सामान तेरे घर से चोरी हुआ है वो मैं तेरे को रिकवर करवा सकता हूँ। अब जिसके घर में चोरी हुई है अगर वो ये सुनेगा कि मेरा सामान रिकवर हो सकता है तो वो तो खुश हो जाएगा, तो उसने बोला कि भाई करवा दे। अब यार फ्री में तो कोई कुछ काम करता ही नहीं है ना। वो चोर को जानता है, सामान रिकवर करवाने की बात कर रहा है, तो क्या बोलता है कि मुझे तू ये सामान दे दे तो मैं तेरा वो वाला सामान रिकवर करवा देता हूँ। मतलब आप उससे गिफ्ट मांग रहे हो, आप उससे कोई प्रॉपर्टी मांग रहे हो, आप उससे कोई ग्रेटिफिकेशन मांग रहे हो, और क्यों मांग रहे हो? ताकि उसका चोरी हुआ सामान, उसका स्टोलन प्रॉपर्टी आप उसको दिलवा दो। एनी रिकवर एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, जो मूवेबल प्रॉपर्टी उसके पास से चली गई है वो रिकवर करवा रहे हो उसको आप। यहाँ पे आप भी एक ऑफेंस कर रहे हो सेक्शन 215 का। आप लोग रिजॉइन करो, फिर बताता हूँ आगे।